तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है क्रिटिकल एंगल का। और क्रिटिकल एंगल से ही हम जो है बाद में इसकी थ्योरी को थोड़ा और इवेल्युएट करेंगे और उससे हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जो कि कब होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो क्रिटिकल एंगल को जो है हम सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं ये फिनोमेना कब होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप जानते हैं अगर कोई भी लाइट रे, कोई इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाए, वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो क्या होता है वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो देखो मैं इसे यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि ये वाटर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। वैसे ये समझाने के लिए मुझे यहाँ पे ये बताना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी मैं ये वाला ले लेता हूँ केस। तो या आप चाहो तो इसे कह सकते हो कि ये कोई डेंसर मीडियम है या कोई रेयरर मीडियम है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो समझो कि पहले जो है वाटर से कोई रे, कहाँ से, यहाँ से कहीं कोई रे आई, ऐसे करके कोई रे आई, ऐसे ऐसे यहाँ से नॉर्मल बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब ये क्या जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, जाती ऐसे सीधे, बट ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर ऐसे हो जाएगी। तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया I1 कह दो, ये हो गया I2 नहीं सॉरी R1 कह दो। ये I1 हो गया, ये R1 हो गया। हमने जो फर्स्ट इंसिडेंट रे भेजी वो गई और फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, जो उसने इंसिडेंट रे ने जो एंगल सबटेंड किया नॉर्मल के साथ वो I1 है, और जो रिफ्रैक्टेड रे ने, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल सबटेंड किया वो R1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी सोर्स से आ रही है उस सोर्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, मान लो ये सोर्स है लाइट का, तो इसे हमने इधर ला दिया, तो क्या होगा, रे अब ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी। तो ये एंगल बढ़ जाएगा, ये मान लो I2 है, तो I2 बढ़ेगा, तो ये ऐसे करके मान लो कि इस केस में इसके तरफ हो गई। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसके तरफ ही होने चाहिए थी, ऐसे भी होती तो चलता। तो ये ऐसे जाती, बट ये कैसे चली जाएगी, मुड़ जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम इंसिडेंट एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, मान लो कोई इंस्टेंस ऐसा आया जब हम यहाँ कहीं आ गए, ठीक है, और ये एंगल जो है, ये आप यहाँ से इतना सा लो, एंगल तो सेम ही होगा। तो ये I3 हो गया, ये बड़ा वाला एंगल। और इस समय क्या हुआ, जब इंसिडेंट रे ऐसे करके गई ना, तो ये इंटरफेस के थ्रू ही चली गई, मतलब वो ना इधर गई, ये ऐसे करके जाती, ऐसे करके जाती, बट ये रिफ्रैक्ट हुई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती, तो ऐसे करके ये यहाँ पे आ गई। मतलब ये जो है नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई, जो रिफ्रैक्टेड रे वो हमारे नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस इंस्टेंट पे जब ऐसा होता है, ये फिनोमेना जब होता है, जब हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते, तो एक टाइम ऐसा आता है जब जो, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। मतलब जो सब उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो 90 डिग्री हो गया। तो ये इंस्टेंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रिटिकल एंगल हम इसे कहते हैं, इसे हम सी से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो ये I3 क्या है, सी के इक्वल है। तो क्रिटिकल एंगल आप लिख लो, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस
at which refracted ray gets perpendicular to the normal। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पे जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मतलब वो इस मीडियम में नहीं जाता है, इंटरफेस के अलॉन्ग ऐसे करके चला जाता है। ये हमारा क्या बाउंड्री है, इंटरफेस बाउंड्री, एनीथिंग यू वांट टू से, तो उसके तरफ ऐसे करके उसके अलॉन्ग चला जाता है। तो नॉर्मल के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखो, अगर आप सी के लिए कोई ऐसे एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो तो कह दो कि वाटर और एयर को आप इग्नोर करो अभी, ये कोई डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है और इसका क्या है, NR है, N रेयरर N डेंसर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ये क्रिटिकल एंगल तो हमें पता है साइन आई N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये हमने स्नेल्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म देखा था। तो यहाँ पे N1 क्या है, ND, साइन आई क्या है, साइन C, आई यहाँ पे क्या बन गया, C बन गया इस इंस्टेंट पे जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है। और N2 क्या है हमारा, NR, और साइन R, R क्या है 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा साइन C कितना आ रहा है, NR बाई ND, sin R आ रहा है NR by ND, so this implies that C comes out to be sin inverse of NR by ND। तो ये दोनों आप याद रखना इसके लिए। साइन इनवर्स अगर आपको ना समझ में आता हो तो ट्रिगोनोमेट्री तो पता ही होगी, साइन इनवर्स मतलब ये वैल्यू के लिए C क्या होगा। तो जैसे अगर C समझ लो हमारा 90 डिग्री आ रहा है, C 90 डिग्री आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो सिमिलरली अगर साइन इनवर्स के अंदर ये पूरा 1 आ रहा है तो C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन इनवर्स यही स्पेसिफाई करता है। और अगर आप यहाँ पे एयर और वाटर का लेते तो वाटर का मान लो NW है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली 3/4 या 4/3 होता है, याद नहीं अच्छे से, 3/4 शायद। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, मान लो कि 3/4 होता है तो क्या हो जाता, साइन इनवर्स ऑफ NR दैट इज 1, एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ND, तो ND यहाँ पे क्या है, NW वाटर है, तो वाटर क्या क्या होता है 3/4, तो 3/4, तो ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो हमारा C क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/3। मैंने बस वाटर और एयर का यहाँ पे दिखाया। तो क्रिटिकल एंगल का तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आगे हम अब इसे हम क्या करते हैं और इवोल्यूट करके मैं बताता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है जिसमें जो है क्रिटिकल एंगल बन रहा है, यानी कि ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जा रही है नॉर्मल को, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल का केस हो रहा है जहाँ पे हमारा जो R है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जा रहा है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे ये मैंने डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम लिया था, तो उससे ये मत होना, ऊपर नीचे आप जो चाहो ले सकते हो। तो अब जब हम क्रिटिकल एंगल पे पहुँच जाते हैं तो अगर हम इसे और बढ़ा दें, मतलब यहाँ तक आप आ गए, ये क्या हो गया उस इंस्टेंट पे क्रिटिकल एंगल हो गया, इससे अगर आप थोड़ा सा भी आई को बढ़ा दो, अगर आई को हम बड़ा कर दें C से, क्रिटिकल एंगल से हल्का सा भी बढ़ा दें, तो अब क्या होता है, अब रिफ्रैक्शन अकर ही नहीं करता है। मान लो कि यहाँ पे हमने C था, इसे हमने IT कर दिया, IT कर दिया,
तो अब क्या होगा, सी से थोड़ा सा भी मैं थोड़ा सा भी क्या बोल रहा हूँ 0.01 भी बढ़ा दिया ना, तो उसके बाद क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। रिफ्रैक्शन अकर ही नहीं करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे ऐसे चली जाएगी, तो फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्रिटिकल एंगल तक ही रिफ्रैक्शन अकर होता है। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अगर I ग्रेटर देन C होगा, देन द रे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक in the same medium. If I is greater than C, then the ray will get reflected back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. तो लिख लेना, this phenomena is known as total internal रिफ्लेक्शन। और इसमें फिर सारे रिफ्लेक्शन के ही लॉज वैलिड होते हैं। रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, I इज इक्वल टू R, तो ये IT है, तो ये एंगल भी पूरा IT हो जाएगा। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए आपको कि TIR में क्या होता है। तो वही मैंने, इसे TIR भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जनरली ज़्यादातर जगहों पे TIR कहते हैं। तो यहाँ पे ये केस होता है। और एक चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो भी अभी तक हमने दो थ्योरी यहाँ पे डिस्कस की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, ये तभी पॉसिबल होता है जब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है। क्योंकि अगर दूसरा केस ले लोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आर कभी 90 डिग्री हो जाए। तो होप करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट होता है क्रिटिकल एंगल, ताकि उसको समझा पाए आदमी अच्छे से, इसलिए पहले वो समझाता है। बट मैंने क्रिटिकल एंगल को अलग से कर दिया पहले ही, उसका हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया, और उसके बाद मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दिया। अगर सी से हल्का सा भी आप बढ़ा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ये आप लिख लेना, इफ़ I इज़ ग्रेटर देन C देन द रे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आज का वीडियो मैं इतना ही छोटा सा, दूसरे पिछले दोनों वीडियोस से थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि जो आज मुझे डिस्कस करना था वो हो गया हमारा, और कुछ है नहीं मेरे पास इसमें, इस वाले टॉपिक में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसमें ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी देखेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो कि हमने हल्का फुल्का इसके पिछले लेक्चर में ही, जब हम देख रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन नेचर, तो भी हमने देखा था कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। वहीं पे आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैं वहाँ पे वापस उस चीज़ को ऐसे कवर करूँगा जनरली, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं उसे वापस कवर करूँगा, और उससे ही हम जो है अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट वापस से लाएंगे। उसमें फिर नॉर्मल शिफ्ट वगैरह और भी कुछ कुछ होता है, तो वो सब भी हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और तब हमारी जो है रिफ्रैक्शन की थ्योरी ख़त्म होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन भी मैं बढ़िया जो रिलेवेंट होते हैं अच्छे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के लिए, NTSC वगैरह के लिए, वो सब मैं लाऊंगा। वैसे जो मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीज़ें इसमें से जो है आती ही नहीं है, बोर्ड्स में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं CBSE के। तो मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स में, NTSC NSC JS इन सब में आ जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन भी ला पाओगे। और क्वेश्चंस भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसके लिए भी हम अलग से सेशंस रखेंगे। तो होप करता हूँ आपका आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रहे तो मुझे आराम से पूछ सकते हो। अगर कोई ज़्यादा डाउट होगा तो मैं आपको अपना कांटेक्ट कैसे करना है मुझसे वो भी बता दूँगा, तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट हो तो आज के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। बाय।